हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आज सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट दे दिया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। राइट। ये बाई मंथली पॉलिसी है, ये दिसंबर का है, इसके बाद ये फरवरी मंथ में आएगा। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा क्या डिस्कस हुआ है आरबीआई की तरफ से जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। यस, बिलीव मी और नॉट, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। देखेंगे इस वीडियो में। पहले शुरू करते हैं वीडियो। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द न्यूज़ इज, देन विल सी द हाइलाइट्स। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप सोच रहे हो कि सर आपने जो थंबनेल में बताया वो कहाँ है। डोंट वरी, इट इज़ देयर इन द वीडियो आप लास्ट तक देखो। इन तीनों हेड्स में ही मैं पूरे वीडियो को कंप्लीट करूँगा। राइट। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूज़। तो देखो इस तरीके से आरबीआई के वेबसाइट में अपडेट होता है। ये होता है गवर्नर का स्टेटमेंट जो आरबीआई गवर्नर प्रेस में आके रीड आउट करते हैं। देन कम्स दी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है गवर्नर का वो यहाँ पे अपडेट होता है। एंड स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ ये अलग से अपडेट होता है। एक चीज़ आपको नोट ये करना है कि इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ कवर करूँगा। और एक चीज़ आपको ये भी नोट करना है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। आपको नहीं पढ़ना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जो देखो आज के दिन में अपडेट नहीं होता है वो एक फ्यूचर डेट में होता है अपडेट। और आप कई बार क्या वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेके बैठ जाते हो। दैट इज़ कंप्लीटली नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में आपको कवर्ड मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले किससे, हाईलाइट असेसमेंट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो देखो आपको जैसे पता है कि क्वार्टर टू में जीडीपी 7.2% से 7.4% से ग्रो किया है। राइट। अब आरबीआई का प्रोजेक्शन आएगा। तो सिंपल सेंस में जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी का मतलब क्या है, जो जीडीपी को बेस ईयर के साथ एडजस्ट करने के बाद आता है, दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी पूरे साल भर का मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 का आरबीआई ने क्या बताया, इट्स 7%। विथ क्वार्टर थ्री, अभी भी क्वार्टर थ्री बचा है, क्वार्टर थ्री 6.5%, 6.5, एंड क्वार्टर फोर एट 6%। एंड आरबीआई ने क्वार्टर फोर का जो फाइनेंशियल ईयर 25 है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर वन का उन्होंने क्या बताया है, 6.7%। क्वार्टर टू का 6.5, क्वार्टर थ्री का 6.4%। ये आरबीआई का प्रोजेक्शन है। देखो इस बार का जो 7.4% आया क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 का, ये एक्चुअली में आरबीआई के एस्टिमेट को बीट किया है। मतलब इट्स द ग्रोथ is driven by manufacturing and construction activities, एंड आरबीआई के ग्रोथ से बेहतर ग्रोथ प्रोजेक्ट ये हुआ है, रियल निकल के आया है। सो दिस इज जस्ट ए प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ सकते हैं, तो आपको याद करना होगा। देन सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने क्या बात किया। इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई ने बताया 5.4% फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो कि आरबीआई के बैंडविड्थ में है। ठीक है, जो उनका 2 to 6% का बैंड है, टॉलरेंस बैंड, उसके अंदर पे है। क्वार्टर थ्री के लिए उन्होंने 5.6% बताया, क्वार्टर फोर के लिए 5.2, और अगले साल के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 5.2, 4, एंड क्वार्टर थ्री 4.7 के लिए बताया। मतलब पूरे राउंड द ईयर एक साल का वो देते हैं, हर क्वार्टर पे वो चीज़ों को रिवाइज भी करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट दी हैव। ठीक है, चलो पढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे हाइलाइट्स। देखो हाइलाइट्स में क्या होता है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में यही चीज़ डिटेल में डिस्कस रहता है, लेकिन आपको इतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है। आपको पता है कि 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर में 3 आरबीआई के होते हैं और 3 कौन होता है, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। राइट। तो ये 6 लोग अपना अपना विचार रखते हैं, अपने हिसाब से ये वोट करते हैं यूनानिमसली। तो अब वोटिंग के बाद एज पर द वोट वो डिसाइड होता है कि रेपो रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने बताया जो सारे मेंबर हैं उन्होंने यूनानिमसली वोटेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%। जो पॉलिसी रेपो रेट है 6.5% पे कांस्टेंट रहेगा अभी। तो ये सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, मतलब एवरीबॉडी वोटेड टू कीप इट अनचेंज्ड। लेकिन अगर हम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन स्टांस की बात करें तो स्टांस में बाकी सब लोग ऑलमोस्ट एक जगह पे हैं, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, लेकिन सिर्फ प्रोफेसर जयंत आर वर्मा एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशन ऑन दिस पार्ट ऑफ द रेसोल्यूशन। तो ये प्रोफेसर जयंत आर वर्मा का थोड़ा सा अलग व्यू है, लेकिन क्योंकि बाकी लोगों ने, बाकी 5 लोगों ने
वोट किया विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन स्टांस को मेंटेन करने के लिए, तो वो मेंटेन था। तो अगर स्टांस की बात करें तो क्या है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। लेकिन रेपो रेट की बात करें अनचेंज, वो तो सारे लोगों ने मिलकर सेम वोट किया, राइट। तो ये था हाईलाइट। अब हम बढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। देखो कई बार ये 3 हेड्स में आता है, कई बार 4 हेड्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 3 हेड्स में आता है। तो इस बार 3 हेड्स क्या क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, रेगुलेशंस और पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक। तो सबसे पहले देखेंगे हम फाइनेंशियल मार्केट में वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो फाइनेंशियल मार्केट में जो हेजिंग होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, अलग अलग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ओवर द काउंटर है, कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड है, राइट। तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर आता है, प्राइस रिस्क आता है ना, क्योंकि डॉलर है, कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, बिकॉज इट इज़ ड्रिवन बाई दी सारा चीज़ आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट पे कुछ हो रहा है हलचल, तो उससे प्राइस इफेक्ट बहुत होता है। तो जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, उनका जो रिस्क एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई ने ये बताया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ईजी करने के लिए कुछ बदलाव आरबीआई इसमें करने वाली है। तो ये सिंगल मास्टर डायरेक्शन इशू करेगी कुछ दिन में, राइट। तो इस न्यूज़ को आप अभी के लिए डीप में मत पढ़ो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड सेबी तो आपको ये न्यूज़ पढ़ना ज़रूर है, बट वंस द मास्टर डायरेक्शन इज आउट, वो 2-4 दिन में आउट हो जाता है। जितना कुछ आरबीआई अपने स्टेटमेंट एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज में बताती है, दे वर्क ऑन इट ऑन द साइड लाइन्स, ठीक है। वो 2-4 दिन में अपडेट होता जाएगा। मतलब इन द मंथ ऑफ डिसंबर इटसेल्फ यू विल बी एबल टू सी दिस मास्टर डायरेक्शन। बढ़ते हैं आगे, फ्रेमवर्क फॉर कनेक्टेड लेंडिंग। तो देखो कनेक्टेड लेंडिंग का मतलब क्या है। मान के चलो देयर इज ए पर्सन कॉल्ड एक्स, ठीक है। ये जो एक्स है, मान के चलो इनका जो एज है समवेयर अराउंड 30 to 40 एंड ये कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इनका कोई बहुत ही क्लोज रिश्तेदार किसी बैंक में डायरेक्टर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनके लिए एक बड़ा लोन उस बैंक से निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर है, इनके पहचान के कोई डायरेक्टर है। ऐसा कई बार देखा गया है, डायरेक्टर के खुद के फैमिली मेंबर, मतलब ब्लड रिलेशन के बच्चे हैं जिनको लोन मिल जाता है। मतलब देखो लोन नहीं देना इज नॉट ए राइट थिंग, लोन देना विथ प्रॉपर क्रेडिबिलिटी इज ए रॉन्ग थिंग। तो आरबीआई यही बोल रहा है कि आरबीआई ये बोल रहा है इफ द लेंडर डज नॉट मेंटेन एन आर्म लेंथ रिलेशनशिप विद सच बोरोवर। तो देखो बड़ा फनी सा लैंग्वेज एंड बहुत प्यारा सा लैंग्वेज आरबीआई ने यूज़ किया, आर्म लेंथ रिलेशनशिप। जैसे हिंदी में बोला जाता है ना, एक हाथ दूर रहो, दैट इज इट। एक हाथ दूर रहने के लिए बोला गया है, ठीक है, एक हाथ दूर रहने के लिए बोला गया है, ठीक। सच लेंडिंग कैन इन्वॉल्व मॉरल हजार्ड्स, इशू लेंडिंग टू कॉम्प्रोमाइज इन प्राइसिंग एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। तो आरबीआई सिंपल है, क्लियर यही बोल रहा है कि इस प्रकार का जो लेंडिंग है ये मॉरली राइट नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजेस है इसमें, एंड ये प्राइसिंग एंड क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम को बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर आउट होगा फॉर पब्लिक कमेंट्स। मतलब आरबीआई अभी ऑल ऑफ ए सडन इशू नहीं करना चाहती है, इट विल गिव ए ड्राफ्ट सर्कुलर, ताकि लोग उस पर चर्चा करें, डिस्कस करें, चैलेंजेस जो भी हो उन्हें आरबीआई तक पहुंचाए, आरबीआई उसे फिक्स करे एंड देन आरबीआई विल डिसाइड ऑन एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बट आरबीआई के सामने ये प्रॉब्लम तो दिखा, और ये प्रॉब्लम रियल इकोनॉमी में है भी, राइट। तो आई होप अब आपको समझ में आया कि किसे आरबीआई ने कहा एक हाथ से दूरी बनाए रखो। नेक्स्ट इज रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट। आपको याद होगा पिछले साल जयंत कुमार दास के अंदर में एक कमेटी बनाया गया था डिजिटल लेंडिंग एप्स को लेके। तो इसमें बहुत सारा बात किया गया डिजिटल लेंडिंग एप्स, मतलब डीएलएस के बारे में, एलएसपीस के बारे में, जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उनके बारे में, आरईस मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज़ के बारे में। उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने केएफएस इशू करने के लिए कहा, की फैक्ट स्टेटमेंट सबको। अब आरबीआई ये कह रहा है कि ये जो लोन एग्रीगेशन सर्विस है ये सारे ही लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर में लाना है, राइट। अभी तक क्या हो रहा था कि वर्किंग ग्रुप का जो रिकमेंडेशन था, बेस्ड ऑन दैट आरबीआई उन्हें रेगुलेट कर रहा था, बट देयर वर नो कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अब आरबीआई बोल रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई बहुत जल्द इशू करेगा सेपरेटली, so that it makes the entire ecosystem more transparent and safe for us, right? I hope ये clear हो गया. Next is
एनहेंसिंग यूपीआई लिमिट फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी। देखो यूपीआई लिमिट जो है ये 1 लाख का लिमिट है, ये सबको पता है, लेकिन ये जो लिमिट है जहाँ पे कलेक्शन की बात आती है, जो मैंडेट के थ्रू हम ऑटो पे करवाते हैं, चाहे वो लोन रिपेमेंट हो, ईएमआई हो, इंश्योरेंस हो, वहाँ का ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख रुपया है। ठीक है, दिसंबर 2021 में आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। अब 2023 में आरबीआई क्या कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स को पे करने के लिए जो लिमिट है वो 1 से 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन बढ़ा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हॉस्पिटल्स के बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा आता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फीस 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, एंड इफ ए पेरेंट्स वांट्स टू ट्रांसफर, वो एक दिन में नहीं हो पाता है, इट क्रिएट सम चैलेंजेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूपीआई रोक रहा है लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो ये रोक आरबीआई हटा रहा है। फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल बिल्स, पीपल वुड बी एबल टू ट्रांजैक्ट 5 लाख पर ट्रांजैक्शन। सो दिस इज again a step to make our life easy. बढ़ते हैं आगे, ई मैंडेट्स फॉर रिक्वेयरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनहेंसमेंट फॉर लिमिट फॉर द स्पेसिफाइड कैटेगरी। तो यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली वैसा है, लेकिन यहाँ पे ई मैंडेट की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा डेटा है विच इज़ फॉर यू टू डाउनलोड एंड रीड। आरबीआई ने क्या किया है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर है जो ई मैंडेट के थ्रू होता है, वो ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए था फॉर सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या है, इस लिमिट को आरबीआई बढ़ा रहा है। प्री एंड पोस्ट ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन ऑप टू फैसिलिटी ऑफ यूजर्स शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये एग्जेम्पशन पे जाएगा। राइट, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाउड फैसिलिटी फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। अब जैसे कि मैंने थंबनेल पे बताया था आपको कि आरबीआई ऐसा क्या कर रहा है जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदल जाएगा, वो ये है। देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एवरी रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ द आरबीआई, दे मेंटेन ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। आप सोचो आप दिन में कितने सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, ये सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है बैंक के एंड पे। राइट, दोनों बैंक के एंड में, आपने जिसे पे किया उसका बैंक के एंड में, ये जहां से पे हुआ उसके बैंक के एंड में, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जब सारे जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये डेटा स्टोर हो रहा है, तो अब बैंकों के पास खुद का तो क्लाउड सर्विस नहीं है। बैंक कई बार पब्लिक प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रही है। तो आरबीआई अभी खुद का क्लाउड सर्विसेज को एस्टेब्लाइज कर रहा है, ताकि ये सारे लोग, मतलब ये डेटा इधर उधर सेव ना रहा, बिकॉज देखो ये फाइनेंशियल डेटा है, मतलब when the data becomes huge, this can be used for many studies purpose about people habits। क्योंकि देखो मेरे खर्चे किस प्रकार है, अगर आपको मेरा 10 साल का खर्चे के बारे में पता चल गया, राइट, तो मे बी मैं अपने आप को जितने अच्छे तरीके से नहीं जानूंगा जितना अच्छे तरीके से आप मुझे समझ पाओगे बाय डूइंग द एनालिसिस, कि मैं मेरे खर्चे किस प्रकार करता हूँ, हाउ मच आई पे इन ईएमआई, हाउ मच आई पे इन द लीजर, हाउ मच आई पे फॉर द पेट्रोल, हाउ मच आई पे फॉर माई फूड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही पूरा इकोनॉमी का जो डेटा है ये आज बहुत ही स्कैटर्ड मैनर पे रखा हुआ है। सो आरबीआई ये स्टेप से एक क्लाउड सिस्टम बनाएगी खुद का, सो दैट जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स डेटा है इंडिया में, वो सारा चीज़ वहाँ पे स्टोर हो एंड कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगर उसका एनालिसिस करना है तो आरबीआई या गवर्नमेंट करके और भी सिस्टम को कैसे एफिशिएंट बनाएगी, वो सारा काम आगे जाके आरबीआई या गवर्नमेंट कर सकती है। सो दिस इज वन स्टेप दैट विल चेंज द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। इससे बढ़ते हैं आगे। अब सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल रिपोजिटरी। अब ये क्या है, देखो ये भी एक्जैक्टली सेम तरीके का है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ है। फाइनेंशियल रिपोजिटरी का मतलब फिनटेक रिपोजिटरी। पढ़ने के लिए आपको है, आप मेरा बात सुनो। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फिनटेक हैं देश में, राइट, बहुत सारे फिनटेक है, पेटीएम, भारत पे, क्रेड, मतलब अलग अलग फिनटेक से वो अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाइक DLT, AI, ML, है ना, और नहीं तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर रहे हैं। तो आरबीआई क्या करना चाहती है, इन सारे चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखना चाहती है, रिपोजिटरी, so that it is able to capture the information about their activities, about their products, about their technology stacks, about the financial information, etc. etc. ताकि आगे जाके आरबीआई इन रिपोजिटरी को यूज़ करके और भी बेटर पॉलिसी अप्रोच, मतलब कितने और भी बेटर वे पे सिस्टम को रेगुलेट
कर पाए, इसीलिए आरबीआई ये रिपोजिटरी मेंटेन करना चाहती है। ये जो रिपोजिटरी होगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये मेंटेन करेगी, और ये ऑपरेशनलाइज कब होगा, आरबीआई ने बताया अप्रैल 2024 या उससे पहले, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद यू वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन इज आउट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग आप डिस्क्रिप्शन से लाइव क्लास शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।